हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हम कम्युनिकेशन लेके आए हैं और कम्युनिकेशन आपको पता है पेपर वन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और कम्युनिकेशन पेपर वन के लिए नहीं है, अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन जो है ये आपकी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम जब भी कभी किसी से बात करते हैं तो या तो लिख कर करते हैं या बोल कर करते हैं या हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये बच्चों आपके पेपर के लिए ही नहीं, आपकी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये हमारी पहली क्लास है, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के देख रहे होंगे, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के देख रहे होंगे। ये बाइलिंगल है। ये क्लास मैंने तैयार की है बाइलिंगल। और ये क्लास जो है ये इतनी ज़बरदस्त क्लास होने वाली है कि आपको इस क्लास के एंड में पता चल जाएगा। मुझे आशा और उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी और आप जो भी अपना टाइम देंगे वो आपका कीमती समय मैं समझता हूँ। और ये विश्वास करें, इस क्लास के एंड में आपको ये एहसास होगा कि आपने जो भी टाइम इस क्लास को दिया है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक वैल्यूबल टाइम, मैंने आपके टाइम की कदर की है, आप भी इस टाइम की कदर करें। तो ये मैंने आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको ये देखो, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में तैयार है और ये अपनी पहली क्लास है। और ये क्लास जो है ये 10 क्लासेस होने वाली है इस सब्जेक्ट के लिए, जो आपका दिसंबर में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। हमारा वो मिशन है, हम आपकी इस मिशन में साथ हैं, तो आप भी हमारे साथ रहें। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आज हम पहली क्लास से। और ये क्लास जो है ये कम्युनिकेशन की क्लास है। और एक्सर कम्युनिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन को हिंदी में बच्चों संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार। संचार आपको पता होगा कि जब भी दो लोग कम्युनिकेट करते हैं, जब भी दो लोग बातचीत करते हैं तो वो या तो लिखकर करते हैं या बोलकर करते हैं या उनकी साइन लैंग्वेज होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। मैं आपको एक चीज़ और भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब तक आप PYQ नहीं कर सकते, जब तक आपको जो सब्जेक्ट है उसका बैकग्राउंड समझ में नहीं आएगा। तो हम इस 10 क्लासेस के अंदर, 10 क्लासेस के अंदर मैं आपको बैकग्राउंड समझाने जा रहा हूँ। क्या समझाने जा रहा हूँ? आपको बैकग्राउंड। अगर आपने बैकग्राउंड को समझ लिया तो आपको PYQ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो टर्म है कम्युनिकेशन, ये ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस। बच्चों ये कम्युनिस्ट शब्द से आया है कम्युनिकेशन, और इसका मतलब होता है टू शेयर। क्या होता है? टू शेयर। कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये कम्युनिस्ट शब्द से आया है, और ये कम्युनिस्ट जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड है, और ये कम्युनिस्ट शब्द से आया है। इसका हिंदी में अर्थ मतलब होता है साझा करना। क्या मतलब होता है? साझा करना। प्रभावी संचार तब होता है जब प्रेषक भेजा गया संदेश प्राप्तकर्ता को ठीक उसी तरह से समझ पाता है जिस प्रकार सेंडर ने उस मैसेज को भेजा था। यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो कब पता चलेगा कि ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? जैसे किसी लड़के ने कहा कि उस लड़की को बोल देना मैं उससे प्यार करता हूँ। उस लड़के ने कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ठीक है जी, मगर जो बीच में जो मीडिएटर है, जो उस लड़के का फ्रेंड है, उस लड़की की भी फ्रेंड है, उसने उस चीज़ को इस तरीके से कहा कि उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। तो क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? बच्चों कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त काम की है। उसे रोको मत जाने दो। मैंने एक सेंटेंस बोला, उसे रोको मत जाने दो। उसे रोको मत जाने दो। देखिए फर्क है। उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। यानी कि एक ही सेंटेंस के अंदर देखो उसको रोकना भी पड़ रहा है और उसको जाने भी दिया जा रहा है। तो ये क्या है? एक कम्युनिकेशन है। तो हिंदी में आपको समझ में आया कि साझा करना। अगर इसके अंदर और कुछ वर्ड देखें, सो वी कैन से दैट द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एंगेजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स। यानी कि हम क्या करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर? हमारा कम्युनिकेशन के अंदर जो मेन रोल होता है वो इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है, आइडियाज को शेयर करना होता है और फीलिंग्स को शेयर करना होता है। कम्युनिकेशन के अंदर यही करते हैं हम। अपने आइडियाज, इमोशंस, फीलिंग्स, अपने विचार, अपनी भावनाएं
और अपनी जो सूचनाएं हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान के पास हम भेजते हैं, इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको पढ़ लेना है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, तो आपको इसको देख लेना है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं हमें देंगे या नहीं देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। इस क्लास के एंड में, जब ये क्लास हम डालेंगे, इस क्लास के एंड में हम अपना टेलीग्राम चैनल है वो आपको इस क्लास के आप जो चैनल है इसके अंदर आप नीचे देखेंगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर इसके अंदर लिंक के अंदर हम डाल देंगे हमारा टेलीग्राम चैनल। आप उसको ज्वाइन करें और आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ को मिल जाएगी आपको। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ऑफ कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है इस कम्युनिकेशन को जानने के लिए। सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन कि संचार, ये कम्युनिकेशन संचार प्रतीकों की एक सामान्य प्रणाली के माध्यम से व्यक्तियों के बीच अर्थों का आदान प्रदान करना है। ये आई ए रिचार्ड्स हैं। ये एक बहुत बड़े एक लिंग्विस्टिक हुए हैं जिन्होंने लिंग्विस्टिक के ऊपर बहुत कुछ दिया है, यानी कि ये लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं आई ए रिचार्ड्स। इनका इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जाना माना नाम है। यानी कि अर्थों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? आई ए रिचार्ड्स की नज़रों में अर्थों का आदान प्रदान कम्युनिकेशन कहलाता है। इंग्लिश में देखें, द एक्सचेंज ऑफ मीनिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ सिंबल्स। नेक्स्ट देखिए, लुइस ए एलन क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है? सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। लुइस ए एलन कहते हैं कि सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज, एक इंसान तब करता है जब वह दूसरे को कोई बात समझाना चाहता है। जब आप किसी इंसान को कोई बात समझाना चाहते हैं, आप क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। इफ ही और सी इज नॉट एबल टू रीड देन व्हाट विल यू डू? मान लीजिए कोई बच्चा लिख के समझाना चाहता है मगर वो पढ़ना ही नहीं जानता, आप उसको बोलकर बताते हैं। और मान लीजिए उसको सुनता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, आप कुछ इशारों में बात करते हैं, वो समझ जाता है। तो ये आइए रिचार्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है केथ डेविस। क्या आता है? केथ डेविस। ये क्या कहते हैं? केथ डेविस की भी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है, इसको भी जानना जरूरी है। ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। केथ डेविस कहते हैं कि आप इंफॉर्मेशन को पास करो एक इंसान से दूसरे के पास, एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान को समझाना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। एक इंसान के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको दूसरे को समझाना संचार कहलाता है। आई होप आपको ये डेफिनेशंस समझ में आई होंगे। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बता दी है और मुझे उम्मीद है कि दोनों ही बच्चे इंग्लिश और हिंदी मीडियम के उनको कोई परेशानी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो चलिए हम थोड़ा सा और देखते हैं। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इसको भी जान लेते हैं। ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हम इसको सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूं कि अबाउट 80% ऑफ कम्युनिकेशन ऑकर्स नॉन वर्बल और बॉडी लैंग्वेज। आपको शायद ये चीज़ सुनकर हैरानी होगी कि शायद सर ने गलत लिख दिया होगा। ऐसा नहीं है। हम किसी क्लास को देते हैं उससे पहले कई घंटे उस चीज़ पे लगाते हैं, हमारी टेक्निकल टीम उसको तैयार करती है और हम 0 टॉलरेंस देते हैं। 0 टॉलरेंस का मतलब है कि 0% एरर, यानी कि एरर जो है उसके अंदर 0% होगा हमारी पीडीएफ के अंदर। तो अबाउट 80% ऑफ कम्युनिकेशन ऑक्योर्स नॉन वर्बल और बॉडी लैंग्वेज। मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं नहीं जानते हैं, हमारी कम्युनिकेशन जो है वो
80% 80% कम्युनिकेशन वी डू बाय आवर बॉडी। हमारी आंखें भी बोलती हैं, हमारा फेस भी बोलता है, हमारे हाथ भी बोलते हैं, हमारे पैर भी बोलते हैं। सोच के देखिए, मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, आंखें बंद करके बोलूं, मैंने आंखें बंद कर ली हैं और मैं बोलूं तो क्या आपको सुनेगा, समझ में आएगा? नहीं, जीरो। आपका इंटरेस्ट है, ध्यान है, वो लग ही नहीं पाएगा। मैंने कब बहुत पहले पढ़ा था अबाउट फेस। इंसान का जो चेहरा है, जो फेस है, वो बच्चों इतना कम्युनिकेशन कर सकता है। आप दुख में हैं, आप तकलीफ में हैं, आपको ज़बरदस्ती बोल रहे हैं या आपकी इच्छा से बोल रहे हैं। अगर कोई बच्चा किसी से ज़बरदस्ती, कोई बच्चा किसी को कहना चाहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसका क्या मतलब होगा? आपकी टोन जो है, जो पिच जो है, साउंड इंटोनेशन है, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अगर रियल में आप किसी से इंसान से प्यार करते हैं और आप कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उस टाइम जो वर्डिंग की जो वर्ड्स आप बोलेंगे, उसका एक जो रिदम होता है वो कुछ अलग ही होगा। तो 80% कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल का मतलब है, नॉन वर्बल का क्या मतलब है और बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है, इसको इस क्लास के एंड तक मैं समझा के जाऊँगा। अभी यहाँ समझाऊँगा, फिर आगे समझाऊँगा तो डबल टाइम वेस्ट होगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। अब हमें जो चलना है वो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, क्योंकि बिना डायग्राम तो चीज़ें बात बनने वाली है नहीं। तो आई होप आपको ये डायग्राम जो है ये समझ में आ रहा होगा, और इस डायग्राम के अंदर कई सारी चीज़ें हैं जिसको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये है कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इसके अंदर देखिए स्टेप, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 स्टेप हैं इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। सबसे पहला सेंडर है। मान लीजिए ये कोई सेंडर है, सॉरी मेरे को थोड़ा सा ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप समझेंगे और मज़ा भी आएगा। तो देखिए, तो वहाँ पर एक लड़का है, और ये पता नहीं इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, बट मैंने कोशिश किया है, आप बस समझे इसको। ये लड़का इस लड़की को ये कहना चाहता है, कुछ बातचीत करना चाहता है, मगर ये बातचीत जो है ये आसानी से तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इनके पास एक गैप है, एक डिस्टेंस है। मान लीजिए कोई लड़का एक गर्लफ्रेंड बनाई और वो इंडिया का लड़का है, और वो जापान में कोई लड़की बैठी है, उससे कम्युनिकेट करना चाहता है। जापान में कोई लड़की है और उससे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या जहाँ कहीं भी उसको पॉसिबल हुआ, उसने चैट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये लड़का इस लड़की को प्यार का इजहार करना चाहता है। यहाँ पर ये सेंडर है, इसके माइंड में क्या आया, एक आइडियाज आया। आइडियाज को जैसे ही उसके माइंड में आइडियाज आया, उसने उस मैसेज को क्या कर दिया, एक मैसेज बन गया। इस मैसेज को हम एनकोड करते हैं। एनकोड का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स और जेस्चर्स। इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर या तो ये वर्ड्स कहेगा या पिक्चर्स कहेगा, या फिर कुछ पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, या फिर जेस्चर्स। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। ये 3 चीज़ें अप्लाई कर सकता है, या तो ये कुछ शब्द बोलेगा, या कुछ पिक्चर दिखाएगा, या कुछ जेस्चर्स कहेगा। मान लीजिए ये लड़का जो है, ये इंडिया का लड़का इस जापान की लड़की से, ये जापान है, इस लड़की को ये प्यार का इजहार करना चाहता है, ये इंडिया का है, मगर इनके बीच में क्या दिक्कत है, लैंग्वेज। यहाँ पर ये हिंदी जानता है और यहाँ पर इसको जापान वाले को जैपनीज आती है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो वर्ड्स तो इसको आती नहीं है जापान वाले के, और ना ये समझती है। तो यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स दिखाएगा, कुछ दिल टाइप का पिक्चर्स दिखाएगा। तो यहाँ पर जो अनकोड होगा, ये वर्ड्स होंगे, पिक्चर्स होंगे, जेस्चर्स होंगे। यहाँ पर ये ट्रांसमिट कर देगा किसके थ्रू, चैनल के थ्रू। यानी कि इसने मान लीजिए इसने व्हाट्सअप यूज किया हुआ है, तो ट्रांसमिट कर दिया, तो डेफिनेटली जैसे सिग्नल आया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चों एक नॉइस ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉइस। यहाँ पर इसमें नॉइस ऐड हो गई है, नॉइस।
अब नॉइस ऐड हो जाने के बाद में यहाँ पर जो मैसेज है ये रिसिपिएंट के पास चला गया और इसको डिकोड किया। यानी कि इस रिसिपिएंट ने क्या किया, इसका जो मैसेज है इंडिया वाले का, इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर क्या कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया। यहाँ पर संदेश का पूर्णतया अपनी भाषा में समझने का प्रयास किया जाता है। ये जो जापान वाली लड़की है, ये इस इंडिया वाले का मैसेज जो है अपनी भाषा में इसको समझने की कोशिश करती है और यही प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, डिकोड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डिकोड कहलाता है। और ये लड़की जो है, इसने जो इस लड़के ने चाहा इंडिया वाले ने, वो इसने कैच कर लिया। वो वर्ड जो है इसके पास आ गया है, वो मीनिंग, और ये लड़की क्या है, खुश हो गई है। अब ये इस लड़के से हर हाल में मिलना चाहती है। जैसे सीमा हैदर ने पाकिस्तान को छोड़ करके इंडिया में आके सचिन से शादी कर ली। आपको सभी को पता होगा, सीमा हैदर पाकिस्तान की लड़की इंडिया में आकर सचिन से शादी करती है, एक कंट्री को क्रॉस करके आती है। तो वैसे ये जो लड़की है जापान वाली, ये शायद इंडिया भी आ सकती है और शायद इंडिया वाला जापान भी जा सकता है। तो दोनों ही पॉसिबल हैं, हमें तो पता नहीं है, ये तो आप ही बताएंगे। तो जैसे रिसीवर के पास मैसेज आया, इसने क्या किया, एक फीडबैक दिया। बच्चों ये फीडबैक प्रोसेस है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ये पता कैसे चलेगा कि जो लड़के ने इसको जो मैसेज किया था लड़की को, जापान वाली को, क्या उसके पास सेम मैसेज गया या नहीं गया, ये हमें फीडबैक से पता चलेगा। तो यानी कि जो फीडबैक जो है ये हमारा फाइनल प्रोसेस है। फीडबैक से हमें पता चलेगा, अगर पॉजिटिव फीडबैक जो जाती है, अगर ये फीडबैक जो है अगर ये पॉजिटिव जाती है तो कम्युनिकेशन जो है वो परफेक्ट हुआ है। अगर फीडबैक नेगेटिव जाती है तो कम्युनिकेशन जो हुआ है वो परफेक्ट नहीं हुआ है, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। आई होप आपको ये जो प्रोसेस है, मैंने सहारा लिया है, कभी इंडिया का लिया, कभी जापान का लिया, कभी सीमा हैदर का लिया, कभी सचिन का लिया, कभी मैंने हिंदी ली, कभी जैपनीज ली। मेरा मेन टारगेट था आप लोगों को इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, लगता है कि आपको हम काम की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना कभी ना भूलें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाने का तो, लेकिन मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का इंटरेस्ट नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपको टाइम वेस्ट करूं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जैसे सेंडर लिखा हुआ है, ये सेंडर है, आप यहाँ से चेक कर लें, इसको पढ़ लें। मैसेज लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ें, क्योंकि हम पीडीएफ आपको देंगे। अनकोडिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन काम की चीज़ है जो फिर बता देता हूँ आपको। एनकोडिंग क्या है, यह विचारों को संचार में बदलने की प्रक्रिया है। बच्चों ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एनकोडिंग क्या है। यह विचारों को संचार में बदलने की क्या है, एक प्रक्रिया है। ये इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स या इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स हो सकते हैं, ये वर्ड्स हो सकते हैं और ये जेस्चर्स हो सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। सॉरी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल आता है। तो चैनल तो आपको पता होगा, जिससे नॉइस ऐड हो जाती है। आगे हमारे पास डिकोडिंग आता है। डिकोडिंग क्या है, ये भी अनकोडिंग का ऑपोजिट क्या होता है, डिकोडिंग होता है। अनकोडिंग का ऑपोजिट क्या होता है, डिकोडिंग। यह प्राप्तकर्ता प्रेषक के संदेश की व्याख्या करता है, उसे सर्वोत्तम संभव तरीके से समझने का प्रयास करता है। यानी कि वो अपनी भाषा के अंदर ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है, और जब वो समझ में आ जाता है तो लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं वो क्या करता है, वो फीडबैक देता है। क्या देता है, फीडबैक। जैसे इसको जो संदेश जो है वो आता है और ये समझ लेता है, तो लास्ट में बच्चों हमारे पास लास्ट जो स्टेप है कम्युनिकेशन का, वो हमारे पास है फीडबैक। यहीं से पता चलेगा कि कम्युनिकेशन हमारा सही हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जामिनर पूछेगा नहीं, बट फीडबैक के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और यहीं से हमें पता चलेगा कि कम्युनिकेशन का फाइनल स्टेप जो है वो क्या है। तो कम्युनिकेशन का जो फाइनल स्टेप है उसको हम समझना जब ज़रूरी है।
द रिसीवर responds in some way and sends that response to the sender। यानी कि जब उसे मैसेज समझ में आ जाता है तो सेंडर उसको क्या करता है, जो प्राप्त करता है वो प्रेषक को एक मैसेज भेजता है कि हाँ आई गोट योर मैसेज। यस, जैसे लड़के ने भेजा कि आई वॉन्ट टू मीट यू, और ये जापान वाली बोलती है कि हाई दोजो, जापानी लैंग्वेज बोलते हैं हाई दोजो कि हाँ यस आई वॉन्ट टू सेम। उसके बाद में हमारे पास एक नोट पॉइंट आता है। इस नोट पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको इस कम्युनिकेशन के अंदर कोई शंका या डाउट ना रहे। विदाउट द फीडबैक कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट टिल द रिसीवर गिव्स हिज फीडबैक। जब तक फीडबैक नहीं जाता तब तक कम्युनिकेशन क्या है, इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट है। यानी कि जब तक आप शादी ना मालें, जब तक आप फिर एक मंडप में ना बैठ जाएं और अग्नि के चारों ओर 7 चक्कर ना लगा लें, तब तक आप शादीशुदा कह नहीं सकते। या फिर कोर्ट में जाकर के आप जज के सामने दोनों पति और पत्नी स्वीकार ना कर लें कि हम आपस में शादी करना चाहते हैं, और कोर्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट देता है जिससे प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों क्या हैं, शादीशुदा हैं। तो ये फीडबैक जब तक आपको ना मिले, जब तक अग्नि के 4-7 चक्कर ना लगा लें, तब तक शादी अधूरी है। तो वैसे ही फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन क्या है, अधूरा है। संचार तब तक अधूरा है जब तक प्राप्तकर्ता प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता। संचार तब तक अधूरा है जब तक प्राप्तकर्ता अपनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता। तो ये फीडबैक का रोल है कम्युनिकेशन के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर सारा खेल किसका है, फीडबैक का। सारा खेल किसका है, फीडबैक का। आपको ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास एक ज़बरदस्त पॉइंट आता है, वो आता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, इसका 7 C's के नाम क्यों पड़ा, ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें आपको शायद सारी चीज़ें पता हैं, मगर समझाना मेरा फ़र्ज है कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि ये जो सी कैरेक्टर है, ये सारी के सारी जो 7 वर्ड्स हैं, सारे के सारे संचार के अंदर 7 प्रोसेस हैं, वो सी से स्टार्ट होते हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे 7 C's के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारे पास वर्ड आता है क्लैरिटी। क्या आता है, क्लैरिटी। सेकंड आता है कंसाइजनेस, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, करेक्टनेस। करेक्टनेस के बाद में आता है कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस के बाद में आता है कोहेरेंट, कोहेरेंट के बाद में आता है कंप्लीटनेस और कोर्टियस। आई होप आपको समझ में आया। तो देखिए क्लैरिटी, जो क्लैरिटी है, मान लीजिए जो कहने वाला है वो खुद कंफ्यूज है, वो क्या कहना चाहता है, जिस चीज़ पे बात करना चाहता है। मान लीजिए मेरे सामने सौरभ बैठे हैं और मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आप ये चेक करें कि माइक में आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। जब तक मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, मुझे यही नहीं पता चला कि इस माइक में आवाज़ है या नहीं है, तो मैं सौरभ से क्या पूछूंगा, कभी नहीं पूछ पाऊंगा। तो मान लीजिए आप किसी लड़की से, आपको कोई मीटिंग करनी है, कोई कैफ़े पे मिलना है, किसी होटल में मिलना है, जहाँ कहीं भी आपकी फर्स्ट मुलाकात है। फर्स्ट मुलाकात जब होती है तो दोनों ही कन्फ्यूज होते हैं, लड़का भी कन्फ्यूज होता है और लड़की भी कन्फ्यूज होती है। दोनों का ही दिल में धक धक होती है। क्या होती है, धक धक होती है। यानी कि कभी कभार फड़क फड़क होती है, क्योंकि और फड़क फड़क इतनी होती है कि वो कन्फ्यूज रहते हैं कि हम उससे मैं कैसे बातचीत स्टार्ट करूँगा। तो जब दोनों क्लैरिटी नहीं है कि वो मुद्दे किस मुद्दे पे बात करेंगे, वो मुद्दा क्या है जिसके ऊपर वो बात करेंगे, तो क्या वो कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इंसान को जब भी अपनी कम्युनिकेशन करनी है, मान लीजिए मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, मैं अगर खुद ही क्लियर नहीं हूँ कि मेरे को कम्युनिकेशन संचार पढ़ाना है, इस संचार में क्या क्या स्टेप्स कैसे कैसे हैं, तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊँगा, नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो सबसे पहला है बच्चों, अपने आप को क्लियर करना। ये जरूरी नहीं कि आप पढ़ाएं तभी आपको कम्युनिकेट करना है, क्योंकि यू वांट टू बिकम ए टीचर, आप टीचर बनना चाहते हैं और आप उन लोगों को पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी टीचर के काबिल हैं।
तो अगर उन लोगों को पढ़ाना है, आप अपनी कम्युनिकेशन को, संचार को बेहतर करिए। अगर आपका संचार अच्छा है, लोग आपको सुनेंगे, और सुनेंगे नहीं। जो बाबा देखे हैं, बाबा लोग प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े प्रवचन देते हैं 8-8 10-10 घंटे। वो क्या है? उन लोगों में बच्चों एक चीज़ है, और वो है संचार करने की प्रक्रिया। वो वार्तालाप के अंदर इतने एक्सपर्ट होते हैं कि लोग उनको 10-10 घंटे सुनते हैं। लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करके उनके पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो चीज़ें हैं जो वो ऑलरेडी जान चुके हैं। अनपढ़ लोगों को पता है कि कम्युनिकेशन करना कैसे है। अगर हम पढ़े लिखे लोग, हमारे को कम्युनिकेशन के बारे में पता नहीं होगा। वो अनपढ़ लोग जानते हैं कि किसी इंसान से बात कैसे की जाए, कैसे उसकी बातों को समझना है। और आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है, आपकी ये डिग्रियाँ खाक में मिल जाएंगी, धरी की धरी रह जाएंगी, कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे से इस 10 क्लास, ये सेशन जो है, ये फर्स्ट सेशन है, 10 क्लास लेंगे। इसके एंड तक आपको बने रहना है। मैं आपको कम्युनिकेशन का मास्टर बना के छोड़ूंगा। तो क्लैरिटी, इंसान का क्लियर होना जरूरी है। ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करें, फेमिलियर वर्ड्स। मान लीजिए वो समझता है बेचारा हिंदी है, और उस हिंदी के सामने तुम अंग्रेज बन के बैठे हो, क्या खाक समझाओगे उसको? अरे वो बंदा हिंदी जानता है, वो बेचारा टूटी फूटी इंग्लिश जानता है, ABCD जानता है। हर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। आप सोचो कि यार आप तो इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, जब मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था, नया नया अंग्रेज बना था, हर किसी के सामने इंग्लिश झाड़ता था। बाद में समझ में आया, उस इंसान को उसी भाषा में समझाओ वो जो लैंग्वेज जानता है। और ये हमारे इंग्लिश के राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। यूज द लैंग्वेज फॉर कॉमन पीपल। आप कॉमन लोगों की कॉमन लैंग्वेज बोलिए, लोग आपको प्यार करने लग जाएंगे। कॉमन लोगों की कॉमन लैंग्वेज बोलिए। आपने देखा कि विलियम वर्ड्सवर्थ इतने पॉपुलर क्यों हुए? क्योंकि वो जानते थे कि अगर आपको जो कॉमन पीपल हैं, जो रूरल पीपल हैं, उनको उसी की भाषा में बोलना है। तो फेमिलियर वर्ड्स दैट एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए जो हर कोई समझ सके। ये नेता लोग देखे हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन लैंग्वेज ऐसी बोलती है, पढ़ा लिखा भी समझ जाता है और अनपढ़ भी समझ जाता है। तो आप हर इंसान से सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से सीखें, किताबों से सीखें। आपको कम्युनिकेशन हर इंसान से सीखनी पड़ेगी। ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए जो हर कोई समझ सकता है। इट क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग। और ये क्या पैदा करते हैं? ये समझ पैदा करते हैं। एंड ब्रिंग्स एक्यूरेट फीडबैक इन द मैसेज। यही पॉइंट आ गया, यही समझाना चाहता था मैं, और यही मिल गया मेरे को, बस फीडबैक। ये देखो, जब हम सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, तो एक्यूरेट फीडबैक इन द मैसेज। हमारे पास फीडबैक सही आनी चाहिए। बस मैं आपको जब पढ़ा के ये क्लास एंड हो, तब आपका दिल खुश हो जाना चाहिए कि हाँ सर ने समझाया, हमें समझा आ गया, बाकी भाड़ में जाए दुनिया, बाकी क्या जाए, गो टू हेल। तो फीडबैक आपकी सही आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसाइजनेस। मान लीजिए मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, और ये कम्युनिकेशन जो है, ये मेरा मैसेज इतना बड़ा चल जाए, ये मैसेज, ये जो कम्युनिकेशन जो पढ़ा रहा हूँ, और ये लेक्चर है मान लीजिए 20 मिनट का, और फिर ये 20 मिनट का लेक्चर जो है ये इतना बड़ा हो जाए कि यहाँ रात हो जाए और रात से फिर दिन हो जाए, फिर बेकार है। यानी कि आप अपनी बात को कम से कम शब्दों में इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको चाय चाहिए तो आप चाय मंगाएं। आप ये ना कहें, हम अक्सर बोलते हैं कि चाय पानी बना लो ना, घर पे जाके बोलते कि चाय पानी बना लो। तो आपको चाय चाहिए तो आप चाय बोलें, पानी चाहिए तो पानी मिले। तो कंसाइजनेस का मतलब होता क्या है? यूज फीवेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। क्या? यूज फीवेस्ट पॉसिबल वर्ड्स, यानी कि काम की बात करें बस। यूज फीवेस्ट पॉसिबल वर्ड्स, बस ये कंसाइजनेस का मीनिंग होता है। मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट में बता दिया है कि कम से कम शब्दों का प्रयोग करो बच्चों। जितना गागर में सागर, उस मुहावरा है हिंदी में कि गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़ी सी शब्दों में बहुत कुछ कह देना। आपको बस इतना ही करना है। आपको यानी कि घुमा फिरा के बात नहीं करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना तो फिर मैं खुद आपको ज्ञान दे रहा हूँ और मेरा ज्ञान फिर ये मेरे ऊपर हावी हो जाए। तो चलिए, इस चीज़ को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है कंक्रीटनेस।
कंक्रीटनेस का मतलब होता है आपकी बातों में दम होना चाहिए। आपकी बातों में क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए। और हिंदी में कहीं तो ठोसता आनी चाहिए। ठोसता, ठोसता। यानी कि कई सारे लोग कहते हैं कि यार वो बेतुकी बातें कर रहा है। वो क्या कर रहा है? बेतुकी बातें कर रहा है, उसकी बातों का कोई नहीं है। तो इंसान का, आपका वजन कितना है, आप लोगों का कितना वेट है, ये हम जब उस पर जाते हैं, जो वेट लिफ्टिंग, जो वेट करने वाला होता है उसके ऊपर जाते हैं, तो हम वजन नापते हैं। अरे बच्चों, इंसान का वजन उसकी वाणी से होता है। असली वजन उसके शब्दों में होता है, वो शब्द कैसे बोलता है। अगर किसी इंसान को ठीक से आपको ये जानना है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी डिग्रियां देखने की जरूरत नहीं है, उसका ये देख लो वो बात करने का तरीका क्या है। उससे ही पता चल जाएगा आपको कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कौन सी कॉलेज में पढ़ा लिखा है, कौन सी डिग्री है। तो अगर किसी इंसान को, अगर आप ये चाहते हैं कि उसके अंदर वेट कितना है, तो मेरा एक फार्मूला याद करके जाना, वो देखना कि वो बात कैसी करता है। मैं एक अक्सर बोलता हूं कि इफ यू रीड थाउजेंड्स ऑफ बुक, योर वर्ड्स फ्लो लाइक ए रिवर वाटर। अगर आपने हजारों किताबें पढ़ी हैं तो तुम्हारे मुंह से शब्द जो है वो पानी की तरह बहेंगे। और अगर आपने एक दो बुक्स पढ़ी हैं तो आप अटक अटक कर बोलेंगे। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन का कमाल है। कंक्रीटनेस का मतलब क्या है कि आपके दर्शकों के पास इस बात की स्पष्टता तस्वीर होनी चाहिए कि उन्हें आप क्या बता रहे हैं। यानी कि मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, कभी जापान की बात कर रहा हूं, कभी मैं आई लव यू की बात कर रहा हूं, कभी मैं कुछ लेके आ रहा हूं ये, मगर मैं आखिर में टिकता कहां? कभी मैं आपको होटल पे लेके जा रहा हूं, कभी मैं आपको ढाबे पे लेके जा रहा हूं, कभी मैं आपको कैफे पे लेके जा रहा हूं, मगर मैं किसके इर्द गिर्द घूम रहा हूं? मेरा सेंटर पॉइंट बच्चों क्या है? मेरा सेंटर पॉइंट है बच्चों कम्युनिकेशन को समझाना। मैं आपको कभी कहां लेके जा रहा हूं, कभी कहां, मगर मैं आपको कम्युनिकेशन से दूर नहीं लेके जा रहा हूं। कभी मैं नेता लेके आ रहा हूं, कभी सीमा हैदर को लेके आ रहा हूं, कभी कुछ लेके आ रहा हूं, मगर कम्युनिकेशन में लास्ट पॉइंट मेरा कहां आता है? कम्युनिकेशन का। सो कंक्रीट करेक्टनेस, करेक्टनेस का मतलब क्या है? इट इन्वॉल्व्स करेक्ट लैंग्वेज, एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स। करेक्ट लैंग्वेज, एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपकी लैंग्वेज क्या है? करेक्ट होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। तो मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल याद आया बच्चों कि एक वर्ड होता है, जब हम नए नए अंग्रेज बने थे तो एक ये वर्ड होता है FUTURE, फ्यूचर। आज तो हमें पता चल गया कि फ्यूचर होता क्या है। तो एक बच्चे ने पढ़ लिया कि फ्यूचर को उसने फटूरे पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? फटूरे पढ़ लिया। तो दूसरे दिन बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट था, लाइट थी नहीं घर पे, चिमनी के वो पहले लंप होते थे और उस लंप की चावने में पढ़ते थे, लाइट होती नहीं थी, तो वो फ्यूचर को बेचारा फटूरे पढ़ गया। ठीक है जी। दूसरे दिन टीचर बोला कि कौन पढ़ेगा लेसन? बोला जी मैं पढ़ूंगा। बोले पढ़ो भाई। उसने उठाया बुक और बड़ा कॉन्फिडेंट था, अब बेचारे को क्या पता, उसने जैसे ही फ्यूचर वर्ड आया उसने फटूरे पढ़ा। तो टीचर बोला क्या है? बोला जी फटूरे। बोला ठीक से पढ़ो। बोले क्या? बोलो फटूरे। तो टीचर को तो पता है, टीचर भी ज़बरदस्त था इंग्लिश का, उसने उसकी पिटाई करना शुरू किया। तो बोले सर ज़्यादा मत पिटो वरना तो फटूरे खराब हो जाएंगे। उसको क्या पता था कि फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा कि करेक्ट लैंग्वेज, यानी कि फ्यूचर को फटूरे ना पढ़े। और मेरे को एक याद है, मैं जब छोटा था तो पायलट जो वर्ड है PILOT, मैं इसको पिलोट पढ़ता था। क्या पढ़ता था? पिलोट पढ़ता था। मुझे बाद में पता चला यार ये पायलट है। तो मैं इसको पिलोट पढ़ता था। अक्सर अंग्रेज ऐसे ही होते हैं, कभी पायलट को पिलोट पढ़ जाते हैं, कभी फ्यूचर को फटूरे पढ़ जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा और देखते हैं। तो आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो रियल में आप इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कोहेरेंट। तो कोहेरेंट का मतलब क्या है? कोहेरेंट का मतलब है कि क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आपका मैसेज क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए और हर किसी को क्या होना चाहिए? समझ आना चाहिए। क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जब हमारा संचार तार्किक होता है, यानी कि लॉजिकल होता है, तार्किक का मतलब होता है लॉजिकल होता है,
सभी मुख्य बिंदु विषय से जुड़े हों और प्रासंगिक हों, और पाठ का स्वर और प्रवाह क्या होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। रिलेवेंट टू द मेन टॉपिक, यानी कि हमारी जो मेन टॉपिक है वो क्या होना चाहिए, हमारे मेन टॉपिक से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि जब मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं तो बच्चों में सिर्फ कम्युनिकेशन को ही बीच में लेके आऊं, लिटरेचर को नहीं, ना ही मैं कंप्यूटर को, ना ही पेपर वन को, ना ही यूजीसी नेट को। जब कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन है। जब मैं आपको आईसीटी पढ़ाऊंगा तो आईसीटी के बेस पे पढ़ाऊंगा। जब मैं कोई लिटरेचर पढ़ाऊंगा तो लिटरेचर के एग्जाम्पल लेके आऊंगा। तो ये आपके अंदर कम्युनिकेशन की, ये बच्चों एक लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। कभी आप इस क्लास के एंड में आप अपने आप को एक बेस्ट कम्युनिकेटर माने नहीं। इट इज ए जर्नी, यू हैव टू ट्रेवल इट। एक लंबी यात्रा है, सदियां लग जाती हैं कम्युनिकेशन को सुधारने में। आपको लाखों लोगों से मिलोगे, हजारों बुक्स पढ़ोगे, हजारों लोगों से बातचीत करोगे, कभी पढ़ाओगे, तब जाके कम्युनिकेशन सुधरेगा आपका। कभी आप एक दिन में ही सोचो कि आज तो हम बेस्ट कम्युनिकेटर हो गए, नहीं। ये एक लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है बच्चों, इसको सीखते चले जाना है। और कोहेरेंट का मतलब है क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्लीटनेस। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। क्या है? कंप्लीटनेस। और ये कंप्लीटनेस जो है, अगर मान लीजिए आपने कोई मुद्दा स्टार्ट कर दिया और उसको उसने कंप्लीट ही नहीं किया, आपने सारी चीजें स्टार्ट कर दी, सारा काम हो गया, मगर एंड बेहतर होना चाहिए। मूवी बहुत अच्छी थी, कोई जो मूवी बनाते हैं एक्टर देखा होगा, तो अगर उसका एंड जबरदस्त ना हो तो मूवी देखने का मजा खराब हो जाता है। आपकी कम्युनिकेशन आपने बहुत अच्छा किया, आप स्टार्टिंग भी अच्छी करें और एंडिंग भी अच्छा करें। ऐसे बोलते कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं इसको एग्री नहीं इस बात से। आई एम नॉट एग्री विद इट कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं कहता हूँ लास्ट इंप्रेशन इज फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट नहीं, लास्ट इज फर्स्ट। अगर आपने किसी इंसान से 5 घंटे मुलाकात की और लास्ट में आप उससे झगड़ के उठे तो क्या फ़ायदा है? मान लीजिए आपने बहुत अच्छी मुलाकात की, आप कई दिन साथ रहे, और लास्ट में मान लीजिए आपने किसी इंसान के साथ में 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल रहे और लास्ट में आपने झगड़ा कर लिया और सेपरेट हो गए, वो आपकी इतनी गहरी दोस्ती दुश्मनी में नहीं बदल जाएगी? तो कुछ चीज़ें हम रटी रटाई बोलते हैं कि अक्सर ये फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट, नहीं, लास्ट इज फर्स्ट। मेरी कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, बट आप देख लेना। इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन लीड्स टू, कहाँ कहाँ लेके जाती है, ये देखो इसी ने लिख भी दिया है और आपको समझ में भी आ जाएगा कि इनकम्प्लीट जो कम्युनिकेशन है वो आपको बच्चों कहाँ लेके जाएगी। वो आपको इरिटेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। चिड़चिड़ापन और गलत समझ पैदा करती है क्या? इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन। इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन लीड्स टू इरिटेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आपकी कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आप जो कहना चाहते हैं वो उस बंदे के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोर्टियस। क्या आता है? कोर्टियस। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है और ये 7 सीज का क्या है? लास्ट पॉइंट है। ये लास्ट पॉइंट है और इस मैंने कहा कि लास्ट इज फर्स्ट, आपको मेरी बात याद रहनी चाहिए। कोर्टियस का मतलब होता है सॉफ्ट, और कोर्टियस को हिंदी में कहते हैं विनम्र, विनम्र। और मैसेज शुड बी पोलाइट। आपने देखना जो विदेशी लोग होते हैं वो बहुत पोलाइट होते हैं। थप्पड़ मार दो दूसरा कर देंगे, लो जी मारो। तो सॉफ्ट होना चाहिए इंसान को, क्योंकि जो जितना सॉफ्ट होगा इंसान, जितना लचीला होगा, वो उतना ही चीज़ों को झेल पाएगा। लोग, आपको पता है सुसाइड क्यों कर लेते हैं? मैं आपको एक ये थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ के अकॉर्डिंग ढल नहीं पाते हैं कि यार उसने ऐसा बोल दिया मेरे प्रति। वो इंसान है यार, वो कुछ भी बोलेगा आपके प्रति, लेकिन आपको क्या करना है? सॉफ्ट रहना है यार। किसी इंसान से अगर नाता तोड़ना है तो आप कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। एक पेड़ है, वो पौधा है, उसको पौधे को पेड़ बनते 20 साल लग गए, उसको आप कभी भी उसको ज़मीन पे गिरा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन कभी भी किसी से एंड किया जा सकता है एक बात पे,
100 साल की दोस्ती 1 मिनट में, 1 सेकंड में दुश्मनी में बदल जाती है। वो क्या है? वो शब्दों का ही तो खेल है। बस कोई तीर थोड़ी चलेगा या कोई हथियार तो चलाएगा नहीं। एक देश दूसरे देश के ऊपर मिसाइल से मिसाइल दाग रहा, क्यों डाल रहा है? कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है यार। एक देश शांति से उसकी हेल्प कर रहा, क्यों कर रहा है? कम्युनिकेशन। एक इजराइल देश है, वो दूसरे देश को खत्म करने के लिए सोच रहा है, क्यों सोच रहा है? और दूसरा देश उसकी हेल्प कर रहा है, क्यों? यार कम्युनिकेशन का खेल है, समझो इस चीज को। क्या है? कम्युनिकेशन का दोस्त है। एक बंदा आपके लिए जान दे सकता है और एक बंदा आपकी जान ले सकता है। गैप क्या है? एक बंदा आपकी जान लेने के लिए तैयार है, एक बंदा आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। कहाँ है? देयर इज ए कम्युनिकेशन गैप। क्या है? कम्युनिकेशन गैप है। तो हमारा संदेश विनम्र, मैत्रीपूर्ण, पेशेवर और खुला होना चाहिए। सो योर मैसेज शुड बी पोलाइट, फ्रेंडली, प्रोफेशनल एंड ओपन। योर मैसेज शुड बी पोलाइट, फ्रेंडली, प्रोफेशनल एंड ओपन। और आई होप आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मुझे समझ में लाना पड़ेगा आपके। तो अब हम इन 7 चीज को एक ही स्लाइड में पढ़ना चाहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 7 चीज ये होती हैं, मगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं डाउट है, और मैंने कहा कि डाउट होनी नहीं चाहिए। उस डाउट को कंप्लीट करने के लिए मैं पूरे का पूरी मैंने स्लाइड तैयार कर ली है। तो चलिए अब उसको जान लेते हैं। ये है, सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप जब भी कभी आपको टाइम मिले आप उसको देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लें इसका। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है मैसेज शुड बी क्लियर। क्लैरिटी का मतलब होता है कि आपका मैसेज क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। यहां तक किसी को डाउट? ठीक है जी। सेकंड हमारे पास आता है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है यूज फीवेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। आपके वर्ड्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? कम से कम होने चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब होता है आपके जो मैसेज है उसके अंदर क्या होनी चाहिए? ठोसता होनी चाहिए। आपके मैसेज के अंदर क्या होनी चाहिए? ठोसता, यानी कि क्लियर पिक्चर व्हाट यू आर सेइंग। आप जो कहना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में भी और दूसरे को भी। यानी कि आपको तो क्लियर है और सामने वाले का बैंड बजा दिया। आपको क्लियर है भाई, आपको माइंड में सेट है कि क्या कहना है, आपने उसका बैंड बजा दिया। ऐसा नहीं, आपको क्लियर है, सामने वाले को भी क्लियर करो। नेक्स्ट हमारे पास आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब होता है करेक्ट लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा क्या होनी चाहिए? कॉमन लैंग्वेज फॉर कॉमन पीपल। पढ़े लिखों के लिए पढ़ी लिखी भाषा, कॉमन लोगों के लिए कॉमन लैंग्वेज। जैसे आपको बताऊं, मैं मेरी जो ग्रैंड माँ हैं, जो दादी जी हैं, वो 95 ईयर्स की हैं, 95 साल की, अभी जिंदा हैं। तो उनके साथ में जो लैंग्वेज बोलता हूँ और जो आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या सेम लैंग्वेज है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो जो दादी जी हैं और उनके और मेरे बीच में 70 साल का गैप है। उस 70 साल की गैप को अगर कम करना है तो भाषा ही है। मेरे वर्ड्स उनके सामने वही होते हैं जो उनकी भाषा, उनके वर्ड्स हैं। तो मैंने कहा कि करेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है कंप्लीटनेस। इसको मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि कंप्लीटनेस, रिसीवर हैज नो डाउट, रिसीवर हैज नो डाउट, नो इरिटेशन और क्लियर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि उसके अंदर इरिटेशन नहीं होना चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। लास्ट हमारे पास आता है कोर्टियस। कोर्टियस का मतलब होता है विनम्र। मैसेज शुड बी पोलाइट, फ्रेंडली और प्रोफेशनल। आपका मैसेज क्या होना चाहिए? पोलाइट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। मुझे आशा और उम्मीद है बच्चों, शायद आपको ज़िंदगी में जब भी कभी 7 चीज अगर आएगा, ये देखिए कम्युनिकेशन में दिया है किसी थिंकर ने, किसी फिलोसोफर ने, तो बहुत सोच समझ के दिया है, तभी आप हम लोग पढ़ रहे हैं। और
ये 7 चीज़ हैं, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाई हैं। शायद मैं चाहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में दोबारा ना तो इनको पढ़ने की ज़रूरत पड़े, ना याद करने की ज़रूरत पड़े। आप इसको पेपर के लिए नहीं, बच्चों अपनी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। सो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हम चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। तो चलिए, ये अपनी स्लाइड आ गई है और अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइम काफ़ी हो गया है, मगर जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। So types of communication. On the basis of channel, it can be divided into two categories: verbal and non-verbal, यानी कि मौखिक और गैर मौखिक। मौखिक एंड गैर मौखिक। हमारे पास कम्युनिकेशन दो टाइप की है, एक मौखिक है और एक गैर मौखिक है, वर्बल है और एक नॉन वर्बल है। जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है इसको हम शब्द होते हैं। वर्बल का मतलब होता है वी हैव टू यूज वर्ड्स, इट कैन बी रिटन और ओरल। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये दो टाइप की हो सकती है। आगे अगर हम इसको डिवाइड करें, जो वर्बल कम्युनिकेशन है मैं आपको यही समझा देता हूँ। यहाँ पर ये ओरल हो सकती है, ओरल, और एक क्या हो सकती है, रिटन, यानी कि मौखिक और लिखित। तो ओरल हो सकती है और सेकंड क्या हो सकती है, रिटन हो सकती है। आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हुई, वर्बल और नॉन वर्बल, मौखिक गैर मौखिक। जो वर्बल कम्युनिकेशन है, ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिसको हम बोलकर भाषा को व्यक्त करते हैं और जिससे हम लिखकर भाषा को व्यक्त करते हैं, उसको रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप स्काइप आईडी, जैसे स्काइप पे आप किसका यूज़ करते हैं, स्काइप पे आप ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। आप फेसबुक मैसेंजर का यूज़ करते हैं, आप इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर हम ओरल और रिटन कम्युनिकेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ईमेल भी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो ये आप एक बार पढ़ लेना, ओरल और वर्बल मैंने आपको समझा दिया है। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है, हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है और ये आपको समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये समझना और आपको समझाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, आपको तकलीफ़ होगी कि इतनी लंबी क्लास है, देखें या ना देखें। आप इसको भले ही 2x में देख लेना, चाहे आप इसको 2x में देख लेना, मगर ये पहली क्लास है और मैं टोटल कम्युनिकेशन की 10 क्लास लेके आ रहा हूँ। 10 क्लास में शुपड़ा साफ का मतलब है, इसको आप गलत वे में मत ले जाना, यानी कि इस कम्युनिकेशन का आपके जड़ें निकाल के आपके हाथ में रख दूंगा कि इसकी जड़ें कहाँ तक हैं। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि गैर मौखिक है। यहाँ से देखिए, 70% ऑफ ऑल ह्यूमन कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। 70% ऑफ ऑल ह्यूमन कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल, यानी कि 70% जो संचार है वो गैर मौखिक है। हम जो वर्ड्स बोलते हैं ना, हम जो वर्ड्स बोलते हैं ये 30% काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी देखिए, इस बॉडी में हमारी को भगवान ने एक ही मुंह दिया है और दो कान दिए हैं। हमारे ईयर कितने हैं, दो। हमारे बोलने के लिए क्या दिया है, एक। और वो भी देखिए, आपको बड़ी जानकर हैरानी होगी, मैं थोड़ी सी फिलोसफी की तरफ आता हूँ और ये ज्ञान आपको देना ज़रूरी है। हम इस मुंह से क्या क्या करते हैं, हम इससे टेस्ट भी लेते हैं, हम इससे बोलते भी हैं, हम इससे खाते भी हैं। यानी कि एक ही मुंह से कितने सारे काम करवा रहे हैं। और हमारे कान सिर्फ क्या करते हैं, सुनने के लिए। हमारे कान सिर्फ एक ही काम करते हैं, सुनना। और हमारा मुंह देखो कितना काम करता है। और इस मुंह के ऊपर देखो आंखें भी दे रखी हैं और नाक भी दे रखा है। मतलब
भगवान जब इतनी सोच समझ की चीज़ें दी हैं उसने, जो आप जो भी उसको मानते हैं, जो इस यूनिवर्स को चला रहा है, जो हमें इस धरती पे भेजा है, उसने दो कान दिए हैं। यानी कि स्पीकिंग, लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग, लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग। यानी कि इसका मतलब ये है कि सुनना जरूरी है बोलने से। बात पता है कब बिगड़ती है कम्युनिकेशन के अंदर? सामने वाला बोलना चाहता है और आप सुनना नहीं चाहते हैं। कम्युनिकेशन तब बिगड़ता है बच्चों जिंदगी में। आपकी कभी शादियां होंगी, कुछ शादीशुदा होंगे, किसी की शादी होने वाली होगी। ये आपको बड़ी काम की चीज़ दे रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर जो सामने वाला, आप लड़का, मान लीजिए आप मेल हैं तो आपको फीमेल की सुननी पड़ेगी, और फीमेल हैं तो आपको मेल की सुननी पड़ेगी। यानी कि एक कम्युनिकेशन का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आपकी वाइफ आपको कुछ समझाना चाहती है, आप उसको समझना नहीं चाहते, तो कम्युनिकेशन बिगड़ता तब है जब हम दूसरे की सुनना नहीं चाहते। तो मैंने बताया कि ये गांठ बांध रही है जिंदगी में कि लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग। किसी ने कहा है कि स्पीक इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। जो हम बोलते हैं वो चांदी है, और जो सुनते हैं वो हीरा है, वो सोना है। तो 70% ऑफ ऑल ह्यूमन कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। 30% क्या है? 30% ऑफ आवर मैसेज विद वर्ड्स। वाह, क्या वर्ड दिए हैं। 30% आपके वर्ड्स काम करते हैं। हम जो बोलने पे सारे दिन हम जो यूज करते हैं ना, वो 30% है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा विज्ञानी है वो बता रहे हैं। कभी आप ये सोचो। और देखिए, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन ऑथर कौन, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन ऑथर कौन है? ये लो आपके सामने है, पीटर ड्रैकर। ये पीटर ड्रैकर क्या कहते हैं बच्चों? ये पीटर ड्रैकर कहते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन कम्युनिकेशन इज हियरिंग व्हाट इज नॉट सेड। वाह, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन कम्युनिकेशन इज हियरिंग व्हाट इज नॉट सेड। समझ में नहीं आया? समझाता हूं। डेफिनेटली समझ में नहीं आया, समझाना पड़ेगा, वेट करें। मेरा फर्ज बनता है समझाना आपको, और समझना आपका फर्ज बनता है। इसलिए इस वीडियो को पहले तो आप लाइक करें। ये पीटर ड्रैकर है, ये क्या कहते हैं? पीटर ड्रैकर कहते हैं बच्चों, पीटर ड्रैकर कहते हैं कि कम्युनिकेशन का अर्थ है कि हम अपने संदेशों को लगभग 30% क्या है, वितरित करते हैं। सॉरी, इसमें शायद क्लियर नहीं आ रहा है, वेट करें आप। हिंदी ये रहा, ये वो लाइन है जो मैं आपको हिंदी में समझाना चाहता हूं, ताकि आपको कि संचार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वह सुनना जो नहीं कहा गया है। इस लाइन को गांठ बांध लो अगर कम्युनिकेशन का मतलब जानना है। पीटर ड्रैकर जो हैं, ये क्या कहते हैं कि संचार में सबसे महत्वपूर्ण बात वह सुनना जो नहीं कहा गया है। जो कहा गया है वो तो सुनना ही है। मान लीजिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, मैं बोलकर जो भी कुछ बता रहा हूं आपको, उसके बाद भी मैं जो कुछ कहना चाहता हूं, मेरे रह गए हैं कुछ विचार, कुछ वर्ड्स मैं कहना चाहता हूं मगर मैं कह नहीं पा रहा हूं। उसका कोई भी वजह हो सकती है। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं मगर मैं नहीं कह पा रहा हूं। अगर आप वो वर्ड्स आप समझ गए तो ये मान लो आप बेस्ट कम्युनिकेटर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन पीटर ड्रैकर कह रहे हैं कि आपको वो सुनना है जो बंदा नहीं कह पा रहा है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होते हैं ना, वो इसी चीज़ को फोकस करते हैं कि संचार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सुनना जो नहीं कहा गया है। तब जाके रिश्ते सैकड़ों सालों तक चलते हैं, तब जाके रिश्ते सैकड़ों सालों तक चलते हैं, तब जाके एक अच्छा शिक्षक बनता है, तब जाके एक अच्छा स्टूडेंट बनता है, तब जाके एक अच्छा फादर बनता है, तब जाके एक अच्छा पॉलिटिशियन बनता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर कई सारे वर्ड्स हैं,
और वो वर्ड्स बड़े कमाल के हैं, इसको समझाना ज़रूरी है। वो वर्ड्स हैं, एक मिनट वेट करिए आप। ये एक लिस्ट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। हम जो बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वो 9 पार्ट्स की आपको एक लिस्ट जो है मैं देने जा रहा हूँ। वैसे तो देखिए ये स्लाइड है और ये काफ़ी लंबी स्लाइड है। इस स्लाइड में आपको बहुत लंबी स्लाइड है और आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए हमारा जो पहला जो वर्ड है वो क्या है, प्रोक्सीमेट। जो प्रोक्सीमिक्स जो है इसका मतलब होता है मीनिंग इज नियर। ये जो प्रोक्सीमिक्स है इसका मतलब क्या होता है, नियर। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर बता रहा हूं कि प्रोक्सी, ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस चीज को क्या मानिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मानिए। मैंने अब तक जो पढ़ाया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। यहां से 100% क्वेश्चन उठते हैं, यहां से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 2 क्वेश्चन का मतलब है 4 मार्क्स। 2 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 4 मार्क्स। यहां पर आप देखें तो यहां पर कई सारे स्पेस आते हैं और ये स्पेस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे लो 4 स्पेस आते हैं। यहां से देखिए जो प्रोक्सिमिस है उसका मतलब क्या है, नियर। और यहां से हमारे पास 4 पर्सनल स्पेस आते हैं जो हमें जानना जरूरी है। इंटीमेट स्पेस, पर्सनल स्पेस, सोशल स्पेस, ये सारे के सारे स्पेस हैं। सो इंटीमेट स्पेस का मतलब क्या है, क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट अप टू 18 इंच, यानी कि 0 से लेकर के 18 इंच का जो गैप होता है वो इंटीमेट स्पेस के अंदर आता है। इंटीमेट के अंदर, इंटीमेट का मतलब होता है वेरी क्लोज। इसका मतलब क्या होता है, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। एक बहुत अच्छा रिलेशन जो है वो इंटीमेट स्पेस के अंदर आता है। इसके 18 इंच तक, ये जो पॉइंट जो बता रहा हूं, अप टू 18 इंचेस स्पेस टिपिकली शेयर्ड बिटवीन पीपल ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी कि उन लोगों के बीच में साझा किया जाता है। आमतौर पर अंतरंग संबंध में लोगों के बीच साझा किया जाता है क्लोज कॉन्टैक्ट। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिससे आप वो बातें शेयर करते हैं जो आप शेयर किसी के सामने नहीं करते। वो क्या आपका एक इंटीमेट स्पेस कहलाता है। नेक्स्ट देखिए पर्सनल स्पेस, ये 18 इंच से लेकर के 4 फुट तक होता है। पर्सनल स्पेस जो है ये 18 इंच से लेकर कितने तक होता है, ये 4 फीट तक होता है। और नेक्स्ट हमारा आता है सोशल स्पेस, ये 4 फुट से लेकर के 12 फीट तक का स्पेस होता है, इसको सोशल स्पेस कहते हैं। सो इंटीमेट स्पेस अप टू 18 इंच, पर्सनल स्पेस 18 इंच से 4 फुट और सोशल स्पेस इसके अंदर आता है 12 फीट। और लास्ट हमारे पास आता है, वो चेक कर लेते हैं। लास्ट हमारे पास आता है, ये आता है जी पब्लिक स्पेस। लास्ट हमारे पास जो पब्लिक स्पेस आता है ये 12 फीट से और मोर आता है। ये हम टिपिकली ऑब्जर्व शॉपिंग मॉल्स एंड एयरपोर्ट्स, जो वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, वो एक ऑडियंस को बोलता है तो वो किस में आता है, वो आता है पब्लिक स्पेस के अंदर। किसके अंदर आता है, पब्लिक स्पेस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरालिंग्विस्ट। पैरालिंग्विस्ट का मतलब होता है प्रोवाइड इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट हाउ वर्ड्स आर स्पोकन। पैरालिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, हाउ वर्ड्स आर स्पोकन, शब्द कैसे बोले जाते हैं, शब्द कैसे बोले जाते हैं। पैरालिंग्विस्टिक क्या है कि शब्द कैसे बोले जाते हैं, ये इसके अंदर आता है। शब्द कैसे बोले जाते हैं ये पैरालिंग्विस्टिक के अंदर आता है, हाउ वर्ड्स आर स्पोकन। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड्स आता है वो आता है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है, काइनेसिक्स का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट। काइनेसिक्स का मतलब क्या है, बॉडी मूवमेंट।
काइनेसिक्स के अंदर बॉडी मूवमेंट के अंदर जैसे आपका हैंड है, आर्म है, बॉडी है, फेस मूवमेंट है, ये सारे के सारे। एक हमारे पास एक वर्ड आता है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, एम्ब्लेम। एम्ब्लेम का मतलब होता है, एम्ब्लेम आर जेस्चर्स दैट हैव ए स्पेसिफिक एग्रीड ऑन मीनिंग। स्पेसिफिक एग्रीड ऑन मीनिंग, जैसे हम किसी को थम्स अप करते हैं, ये जो थम्स अप है ये एम्ब्लेम कहलाता है। ये थम्स अप क्या है? ये एम्ब्लेम कहलाता है। सो काइनेसिक्स शब्द मूल शब्द काइनेसिस से बना है, जिसका अर्थ है शारीरिक गतिविधि। क्या मतलब है? शारीरिक गतिविधि। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा टाइम लग गया, सॉरी इसके लिए। और नेक्स्ट हमारे पास आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब होता है, ये हैप्टिन वर्ड से आया है, टू लर्न अबाउट द पावर ऑफ टच। टू लर्न अबाउट द पावर ऑफ टच, यानी कि जब हम किसी को फील करते हैं, मान लीजिए आप लड़के हैं और एक आपको 50 साल की लेडीज आपको टच करती है, आपको कैसा फील होता है? एक लड़के को एक 50 साल की लेडीज टच करती है, उसको कैसा फील होता है? जाहिर है वो शायद आपने हाथ भी ना लगाने थे, वो लगा भी दी, और उसने लगा भी दिया 50 साल की लेडीज ने, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक उसको 30 साल की लड़की ने हाथ लगाया और मान लीजिए एक 20 साल की लड़की ने हाथ लगाया, तो इसमें क्या है? उसमें उस बंदे को एहसास करने की पावर अलग होगी। क्यों? तो ये जो ज्ञान है ये हमें कौन बताता है? ये हैप्टिक्स बताते हैं। ये कौन बताते हैं? हैप्टिक्स, द पावर ऑफ टच। आगे हम चलते हैं, ओल्फैक्टिक्स। ओल्फैक्टिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ स्मेल। द स्टडी ऑफ स्मेल इन ह्यूमन इज कॉल्ड ओल्फैक्टिक्स, यानी कि गंध से अध्ययन को ग्रहण विज्ञान कहा जाता है। गंध से अध्ययन को क्या कहा जाता है? ग्रहण विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये सारे के सारे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये ना देखें कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ। और शायद ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा आपको, देख लेना आप। ये सिर्फ पेड कोर्सेज के अंदर ही देते हैं, जो पैसे लेते हैं आप सिर्फ। हम आपको ये सारा का सारा कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रोमेटिक्स। ये जो क्रोमेटिक्स है, ये जो कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ कलर। क्रोमेटिक्स का जो कॉन्टेक्ट है वो कलर से है। और क्रोनेमिक्स, क्रोनेमिक्स जो है, देखिए क्रोमेटिक्स और क्रोनेमिक्स डिफरेंट है, इसमें आपको क्या नहीं होना है, ये क्या है? डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्रोमेटिक्स का मतलब होता है यूज ऑफ कलर, और क्रोनेमिक्स का मतलब होता है द स्टडी हाउ ह्यूमन यूजिंग द टाइम टू कम्युनिकेट। मनुष्य संवाद करने के लिए समय का उपयोग करता है। मनुष्य संवाद करने के लिए क्या करता है? समय का उपयोग करता है। और वो समय देखिए कई टाइप के होते हैं, ये समझाना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कौन सा? एक होता है बायोलॉजिकल टाइम, एक होता है फिजिकल टाइम, एक इंडिविजुअल टाइम होता है, और एक कल्चरल टाइम होता है। यहाँ लिख देता हूँ, बायोलॉजिकल टाइम। बायोलॉजिकल टाइम होता है, दूसरा इंडिविजुअल टाइम होता है, दूसरा फिजिकल टाइम होता है, और लास्ट होता है कल्चरल टाइम। तो बच्चों ये 4 टाइप के टाइम होते हैं जो आपको याद रखने हैं, शायद आपको कभी किसी ने बताया भी नहीं होगा। बायोलॉजिकल टाइम, सेकंड इंडिविजुअल टाइम, थर्ड फिजिकल टाइम, और फोर्थ क्या है? कल्चरल टाइम। ये 4 टाइप के। तो देखिए, जैविक, व्यक्तिगत, भौतिक और सांस्कृतिक समय सहित कई अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। व्यक्तिगत टाइम कौन सा होता है? व्यक्तिगत समय से तात्पर्य उन तरीकों से है जिनसे व्यक्ति समय का अनुभव करते हैं। जिनसे व्यक्ति समय का अनुभव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिगत टाइम। जिस तरह से हम समय का अनुभव करते हैं वह हमारे मूड, हमारी रुचि और सतर के अन्य कारकों के आधार पर भिन्न होता है। भौतिक समय, भौतिक समय कौन सा होता है भाई? भौतिक समय जो है, भौतिक समय का तात्पर्य दिनों, वर्षों, ऋतुओं के निश्चित चक्र से है। सांस्कृतिक समय से तात्पर्य यह है कि लोगों का एक बड़ा समूह है
किस प्रकार से देखता है। जब आप संवाद करते हैं तो क्या होना चाहिए। जब आप संवाद करते हैं तो ये लास्ट लाइन आपको याद रखनी है, और यही से आपको क्वेश्चन में 2 नंबर मिल जाएंगे। क्या कि जब आप संवाद करते हैं तो आपका जो बायोलॉजिकल टाइम है उसको ध्यान में रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसको मैं अंडरलाइन कर दिया है कि जब भी आप संवाद करते हैं तो जैविक समय यानी कि बायोलॉजिकल समय को क्या रखें, ध्यान रखें। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास 1 मिनट और लूँगा मैं आपकी। एक्चुअली सौरभ बैठे हैं और ये टेक्निकल काम आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इन्हीं के बदौलत से देख रहे हैं। 1 घंटे से बैठे हैं, परेशान हो गए होंगे क्योंकि आप तो लोग पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, और सौरभ बोर हो गए हैं। तो चलिए इनकी भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइकनिक। आइकनिक का मतलब है कि रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ साइंस, कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जैसे हम देखते हैं फेशियल यूनिवर्सलिटी ऑफ ए कोर ग्रुप ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, डिस्गस्ट, यानी कि खुशी, दुख, डर। एंगर क्या होता है, गुस्सा, और सैडनेस क्या होती है, घृणा। यानी कि सारे के सारे वर्ड जैसे दूसरे के साथ संवाद करने के लिए प्रतीकों और इशारों का उपयोग किया जाता है। हमारे चेहरे, हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो चेहरे के कुछ बुनियादी भाव दुनिया भर में मनुष्य द्वारा पहचाने जाते हैं। बहुत से शोधों से चेहरे के भाव को मुख्य समूह की सार्वभौमिकता का समर्थन किया जाता है, जैसे खुशी, उदासी, भय, क्रोध और घृणा। ये सारी की सारी जो हम एक्सप्रेशन डालते हैं, जो फ़ोन में आपने देखा होगा इमोजी टाइप के, वो किसके अंदर आते हैं, वो आइकनिक के अंदर आते हैं। और लास्ट हमारे पास आता है क्या, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब है ये एक ट्रेंड बन गया है। ये क्या बन गया है, ट्रेंड बन गया है, और इस ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने अक्सर देखा है कि कमाई करते हैं बंदा 10,000 रुपये की, और वो 25-30 हज़ार रुपये की चेन डाल के घूम रहा है। एक बच्चा जो है उसकी कमाई नहीं है 4 रुपये की, और वो बंदा आईफोन लेके घूम रहा है। साली मेरी औकात नहीं है आईफोन लेने की, और वो बंदे आईफोन लेके घूम रहे हैं। कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। मैं सच बताऊँ तो मेरी औकात नहीं है साइकिल खरीदने की, और मैं मेरे साथ में कुछ ऐसे बंदे देखता हूँ कि वो बुलेट लेके घूम रहे हैं। ये क्या है, ये क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास आते हैं आर्टिफैक्ट्स। यानी कि मैं जब कई बार मेरे ऐसे ऐसे दोस्त मैंने देखे हैं कि उनका इनकम सोर्स मतलब इतना डाउन है, इतना डाउन है, लेकिन उनका रहने का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इतना हाई है। वो क्या है, उससे दूसरे लोग जो हैं वो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यानी कि आप मेरे हाथ में देखें तो मेरे हाथ में सिर्फ मार्कर है, और मेरे हाथ देखें खाली हैं। लेकिन कई बंदे ऐसे हैं जो इनमें 5-5 गोल्ड की अंगूठियाँ डाले हुए हैं, और ये मेरे पास चश्मा है। ये चश्मे की अगर मैं कीमत बताऊँ, मजाक नहीं, हकीकत थोड़ा सा बताना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। ये चश्मा जो है 250 रुपये का है। ये चश्मा 250 रुपये का है, मगर कई लोग ऐसे हैं जो यही चश्मा 5,000 रुपये का, 2,500 रुपये का। वो क्या है बच्चों, वो आर्टिफैक्ट्स हैं। मैं ये कहता हूँ ये दुनिया वैसी नहीं है जो दिखती है, ये दुनिया वो है जो दिखती नहीं है। ये दुनिया वैसी नहीं है जो दिखती है, ये दुनिया वो है जो दिखती नहीं है। तो कम्युनिकेशन, ऑलरेडी हम पीटर ड्रकर की बात याद करें, हमें वो सुनना है जो कहा ही नहीं गया है, हमें वो सुनना है जो कहा ही नहीं गया है। तो ये ओल्फैक्टिक्स के अंदर आते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और लगभग मैंने तो सारी चीज़ें इस सेशन में ज़रूर लंबा हुआ है, सारी की सारी चीज़ें कवर करवा दी है। तो आपने ये इतनी लंबी क्लास ली है, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और लास्ट में मैं आपको एक वर्ड कहना चाहता हूँ, वो वर्ड मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। थैंक यू ऑल। आपने मेरे प्रवचन सुने इस टॉपिक के ऊपर, इस क्लास के ऊपर। ये हमारी पहली क्लास थी, लंबी हुई,
मगर मैंने इस क्लास में आपको बेस्ट से बेस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में देने की कोशिश की। इस क्लास की पीडीएफ हम आपको हमारे चैनल पे डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल पर, उस पर लिंक हमारे पास। तो सौरभ आप वो लिंक डाल देना। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें 8901160064, 8901160064। ये हमारी टेक्निकल टीम हैंडल करती है। जब भी आपको कोई डाउट हो आप इस नंबर पर फ्री को होकर कॉल करें। तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन प्लीज़ share and subscribe our channel. So thank you all friends. Have a good day.